हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर वैष्णव फ्रॉम अहमदाबाद सपोर्ट टीम। आज का टॉपिक है हाउ टू पिक विच सेक्टर टू ट्रेड। तो टॉपिक से ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि सेक्टर एनालिसिस जो रहता है और एवरीडे हम देखते हैं जो मूवमेंट रहती है अलग अलग सेक्टर में रहती है, अलग अलग स्टॉक में रहती है। तो कोई ना कोई सेक्टर का वेटेज रहता है इंडेक्स के अंदर जिसकी वजह से मार्केट का परफॉर्मेंस एवरीडे अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, कभी लार्ज कैप में रहता है, कभी मिड कैप में रहता है, कभी आईटी में रहता है, कभी फार्मा में रहता है। बट मेन चीज अपने को ये फिल्टर करना है कि कौन सा सेक्टर है जो स्ट्रांग है पर्टिकुलर डे के लिए। क्योंकि जो पोजिशनली देख रहे हैं उनके लिए डेली और वीकली या फिर मंथली के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो वो लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये वाले सेक्टर में मूवमेंट हो रही है। बट ऑलमोस्ट होता कैसा है कि जो सेक्टर परफॉर्म कर लेता है उसके बाद हमें वो सेक्टर पता चलता है कि लास्ट टाइम ये सेक्टर ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। बट अपने को रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि जब भी इस तरीके का सेक्टर परफॉर्मेंस होता है तो वो पर्टिकुलरली डे में अगर मूवमेंट होगी तो ही मेरे काम का है, अदरवाइज मेरे काम का नहीं है। तो मेन चीज अपने को यही समझना है कि जब भी मूवमेंट होना स्टार्ट होता है कोई सेक्टर के अंदर तो वो सेक्टर को हम पिक कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल्स अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। उसके अलावा मैं कुछ स्टडी थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हम अगर सेक्टर एनालिसिस में जा रहे हैं तो अगर सिलेक्टेड फंक्शन पे काम करते हैं तो वो फंक्शन की इफेक्ट कितनी आ सकती है। ठीक है, वो भी मेन चीज है। उसके अलावा अगर पर्टिकुलरली सेक्टर का वेटेज कितना हो सकता है। अब हर एक को पता ही है कि जो भी स्क्रिप्ट हम सिलेक्ट करते हैं या फिर जनरल बात करें तो कोई भी स्क्रिप्ट होता है उसका एक बिहेवियर्स होता है कि लाइक उसकी मूवमेंट का एक बिहेवियर्स होता है कि किस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रही है। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो कभी 2% चल रही है, कभी 5% चल रही है, कभी 10% चल रही है, कभी 20%। वैसा अपने को मार्केट में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी ट्रेड करते हैं वो रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो स्क्रिप्ट रहती है वो वॉल्यूम पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो सडनली एक एक ही मोमेंट में पूरी मूवमेंट खत्म हो जाएगी मार्केट की वैसा भी नहीं बोल सकते। तो हर एक स्टॉक का बिहेवियर से वैसे सेक्टर का भी बिहेवियर से अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्मेंस देती है। तो वो जो सेक्टर परफॉर्म करने वाला है या फिर उसका परफॉर्मेंस लास्ट में क्या रहा है उसको हम फिल्टर करेंगे थ्रू आउट स्क्रीन। ठीक है, मैंने स्क्रीन के अंदर पूरा सेटअप बनाया हुआ है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आप कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो। और सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है उसके थ्रू अगर हम इंडेक्स में कंपेयर करते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट आ सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर का ग्रुप बता देता हूँ क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सेक्टर का पूरा अलग अलग सेक्टर की स्क्रिप्टें मिल जाती है बट सेक्टर का पर्टिकुलरली मेरे को चार्ट देखना है तो मैं कहाँ से देख पाऊंगा। तो ये बहुत से क्लाइंटों का क्वेश्चन रहता है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर एक्सचेंज डिफाइन एनएससी में जाओगे, वहां पे सेकेंड लास्ट करके ग्रुप है एनएससी ऑल इंडिया। जैसे पर्टिकुलरली स्टॉक का एक चार्ट रहता है वैसे पर्टिकुलरली सेक्टर का भी एक चार्ट रहता है जिसको स्टडी करना कंपलसरी है। अगर आप उसके स्टडी थ्रू जा रहे हो तो आपको वो सेक्टर के अंदर कौन सी स्क्रिप्ट में मूवमेंट हो रही है उसका आइडिया आप लगा सकते हो। जब कोई सेक्टर पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट का काम होगा वैसा नहीं बोल सकते। स्क्रिप्ट पूरा सेक्टर है, स्क्रिप्ट एक सेक्टर के अंदर आप समझ लीजिए कि 10 स्क्रिप्ट है तो 10 पॉजिटिव रहेगी वैसा भी नहीं बोल सकते। बट आउट ऑफ 10 अगर 8 पॉजिटिव चल रही है तो वो सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप सेक्टर के ऊपर एनालिसिस करते हो तो आपके लिए वो इजी हो जाता है कि ये सेक्टर ओरिएंटेड हम स्क्रिप्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, उस पे बहुत सारे फंक्शन भी हमारे पास है जिसके थ्रू हमको पता चल सकता है। बट सिंपल आप ये समझिए कि जब भी आप कोई सेक्टर को टारगेट कर रहे हो या कोई स्क्रिप्ट को टारगेट कर रहे हो तो वो स्क्रिप्ट कौन से सेक्टर से आ रही है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसका जो मेन चार्ट रहेगा उस पे पूरी गेम रहती है। पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट की वजह से ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है वैसा भी नहीं होता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही सेक्टर एक ही स्क्रिप्ट में परफॉर्मेंस आ रहा है इसकी वजह से निफ्टी पॉजिटिव है या बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, वैसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली सेक्टर का ही वेटेज रहता है जिसके बेस पे हमें पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का ओपन किया तो निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट लोग स्टडी करते ही है।
ओवरऑल निफ्टी की 50 की जो स्क्रिप्ट है वो सबका वेटेज निफ्टी के अंदर लगता है। वैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी की जो स्क्रिप्ट है उसका वेटेज लगता है। वैसे अलग अलग आप यहाँ से देख सकते हो कि अलग अलग जो सेक्टर है उसकी अलग अलग इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे फार्मा में ले लो, ऑटो में ले लो, आईटी में ले लो, मल्टीपल यहाँ पे ऑयल एंड गैस ले लो, एनर्जी में ले लो, मल्टीपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, फिनेंस में ले लो। तो जनरल बात यही हुई कि कोई भी स्टॉक को आप टारगेट कर रहे हो तो उससे पहले अगर उसके इंडेक्स पे आप काम करोगे तो वो इंडेक्स के रिलेटेड की जितने भी वो सेक्टर के रिलेटेड की जितने भी स्क्रिप्टें होगी आप उसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। लाइक एग्जांपल में मैं एक आईटी का आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम आईटी की निफ्टी आईटी भी मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब निफ्टी आईटी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, उसके साथ मैं उसका एक ग्रुप भी और यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। एक मैं आपको रियल एग्जांपल ही दूंगा ताकि आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि सेक्टर एनालिसिस एग्जैक्टली हम कैसे लाइव मार्केट में देख सकते हैं और उसके थ्रू क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, मैंने सिंपल यहाँ पे इंडेक्स ओपन किया है आईटी का और उसके साथ साथ मैंने उसका ग्रुप ओपन कर दिया निफ्टी आईटी। आपको मैंने पहले ऑल इंडेक्स ये ग्रुप के अंदर वहां से आपको मिल जाएगा पूरे इंडेक्स का ग्रुप। ठीक है, अलग अलग आप यहाँ पे सेक्टर देख सकते हो। उसके अलावा उसका जो सेपरेट ग्रुप है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने निफ्टी आईटी लिया है तो उसके जो स्टॉक है वो मेरे को मिल जाएंगे। तो जो भी आप ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी सेक्टर सिलेक्ट कर रहे हो, उसका पर्टिकुलरली ग्रुप और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स और उसके इंडेक्स में कितने स्क्रिप्टें हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मेन मेरे काम की चीज क्या है तो परसेंटेज चेंज और करंट प्राइस, ये दो चीज मेरे काम की है। बाकी सब मैं देख सकता हूँ बट मेरे को सिर्फ एनालाइज करने के लिए ये दो चीज काफी है। यहाँ पे मेरे को सिंपल एक रेशियो मिल सकता है। एक तो मेरे को ट्रेंड पता चल जाएगा, आप जो भी एग्जिस्टिंग स्क्रीनें यूज करते हो या फिर आपके अंदर जो भी आपने लोड की हुई हो, आपका जो भी स्टडी है, आप उसके अकॉर्डिंगली ये चीज तो पता कर लोगे कि नाउ ट्रेंड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सिंपल एक ब्लैंक चार्ट देख के भी हमें ये तो पता चल ही जाता है कि कैंडल पॉजिटिव चल रही है, लास्ट काफी दिन से प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी नेगेटिविटी अपने को देखने को नहीं मिल रही है। अब सेकेंड चीज मेरा क्या रहेगा तो यहाँ पे मैं स्टॉक को देखूंगा। जैसे इंडेक्स मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है, आईटी इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है, तो उसके अंदर भी इंडेक्स पर्टिकुलरली इंडेक्स के अंदर का भी वेटेज है तो वो वेटेज रहेगा ये सारी स्क्रिप्टों का। ठीक है, आपको आपको थोड़ा सा मैं डीपली अगर बात करें ना तो उसका वेटेज भी आप यहाँ से निकाल पाओगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडेक्स पुलर और ट्रिगर, वो भी आप यहाँ पे इजीली पता कर पाओगे कि कौन सी स्क्रिप्ट का कितना वेटेज है ताकि उसका परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। आप जितना डीपली जाएंगे ना उतना आप अच्छे खासे स्टॉक को टारगेट कर सकेंगे। देखिए, अब ये दो चीज ये ऑलमोस्ट आप लाइव मार्केट में तो कर ही सकते हो बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में ला दोगे तो इस पे बहुत काम इजी हो जाएगा। आप लाइव में भी इसको ट्रैक कर सकोगे और आफ्टर मार्केट इस पे स्टडी भी कर सकोगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल ओपन कर दिया और यहाँ पे वेटेज लास्ट में आप देखेंगे तो वेटेज करके डब्ल्यूटी परसेंटेज। तो निफ्टी आईटी उसके अंदर हर एक स्टॉक स्टॉक है उसका वेटेज यहाँ पे एनएससी ने डिफाइन किया हुआ है। लाइक 39.63% जिसका हाईएस्ट वेटेज है वो इन्फी है। ठीक है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे स्टॉक मिल जाएगा। अगेन मैं टीसीएस पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को मिल जाएगा। जितने जितने भी वेटेज वाले स्टॉक है ना वो सारे मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे। मैं डबल क्लिक करूंगा उसका चार्ट मेरे को पीछे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को हाईएस्ट वेटेज वाले यहाँ पे स्टॉक मिल गए। उसके साथ मैं उसका कंट्रीब्यूशन भी देख सकता हूँ कि कितना कंट्रीब्यूशन उसके पॉजिटिव तरफ जा रहा है, कितना नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे आईटी मैंने सिलेक्ट किया था। ठीक है, अगेन मैं आईटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, अब ये कल के क्लोजिंग से कितना है तो 0.91% पॉजिटिव चल रहा है, मतलब ओवरऑल कल के क्लोजिंग से तो आज पॉजिटिव है। अब इसमें कितने स्टॉक का हमें पॉजिटिविटी मिल रहा है तो मल्टीपल स्टॉक इसमें बोल सकते हैं हम। मल्टीपल इसलिए बोल सकता हूं मैं क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस मिला ऑलमोस्ट अराउंड 1% के आसपास आ गया है। और उसके अंदर भी आप स्टॉक देखने जाएंगे ना तो देखिए जितना स्ट्रांगली कॉन्ट्रीब्यूट होगा पॉजिटिव साइड, जैसे आप देख सकते हो ये सारे पॉजिटिव साइड उसके कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं मेरे को। इसको आप प्योरली इंट्राडे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ पोजिशनली देखना है या डिलीवरी बेस भी देखना है। मैं ये
इंडेक्स पुलर में जो डेटा दिखा रहा हो वो एवरीडे अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे जो प्राइस वॉच में डेटा दिखा है वो एवरीडे अपडेट होता रहेगा। तो पर्टिकुलरली डे के सेक्टर को अगर टारगेट करना है तो सेक्टर के साथ साथ उसी सेक्टर में कौन से स्टॉक है वो हमें यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। यहाँ से मेरे को जितना कंट्रीब्यूशन सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को, आईटी इंडेक्स को, यहाँ पे अपने को निफ्टी की कोई बात नहीं करनी है, बैंक निफ्टी की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे निफ्टी आईटी की ही बात कर रहा हूँ। तो आईटी के इंडेक्स से मेरे को पता चला कि इंडेक्स का चार्ट पॉजिटिव चल रहा है, तो मेरे को उसके सपोर्टिंग रोल की कौन सी स्क्रिप्ट है वो सारी यहाँ पे देखने को मिल गई। आप देख सकते हो इसमें कुछ पॉजिटिव भी रहेगी, कुछ नेगेटिव भी रहेगी, दोनों तरफ दोनों फेस अपने को देखने को मिल रहा है। तो पर मैंने पहले जैसे बताया कि अगर 10 स्क्रिप्ट है, एक सेक्टर के अंदर 10 स्क्रिप्ट है, तो 10 पॉजिटिव रहेगी वैसा नहीं हो सकता। उसके अंदर रेशियो कैसा मिलता है, आउट ऑफ 10 8 पॉजिटिव होगी या फिर 7 पॉजिटिव होगी या 6 पॉजिटिव होगी। मतलब एटलीस्ट पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। कंट्रीब्यूशन अपने को जितना पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव जितना होने को हो रहा है, उतना अपने को अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अब सम टाइम ऐसा भी रहता है कि जब लार्ज कैप है, लार्ज कैप के अंदर, लार्ज कैप इन सेंस के जो स्टॉक यहाँ पे लार्ज कैप से बिलोंग कर रहे हैं उसके अंदर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो क्या हो सकता है, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट पर्टिकुलरली डे की मूवमेंट उसमें स्ट्रांग मिल रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इसका वेटेज आप देखिए। जैसे मैं यहाँ पे एम्फेसिस की बात करूँ तो एम्फेसिस का परफॉर्मेंस क्या मिला है, 1.26%। ठीक है, कल के क्लोजिंग से। और यहाँ पे सेम मैं इन्फी की बात करता हूँ तो इन्फी का 0.94। अब इसका वेटेज आप देखिए 1.51% है। तो 1.51% के अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस मूवमेंट काफी अच्छी मिली है। बट इसका वेटेज आप देख लीजिए 39 है। ये कैसी कैसी बात हो गई कि यहाँ पे अगर कोई स्टॉक का मैं उसका वैल्यूएशन निकल रहा हूँ तो कोई एक स्मॉल कैप से निकल रहा है, कोई लार्ज कैप से निकल रहा है, तो जो लार्ज कैप वाला होगा उसका परफॉर्मेंस और स्मॉल कैप में दोनों में डिफरेंस होगा ही, क्योंकि दोनों के प्राइस एक्शन जो है वो डिफरेंस होगा, दोनों का बिहेवियर से वो डिफरेंस होगा। बट अपने को तो पर्टिकुलर डे के हिसाब से देखने जा रहे हैं, तो डे के हिसाब से जो डेटा अपने को बता रहा है उसके ऊपर ही अपने को फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारा मेरे को यहाँ से प्राइस वाइज की मूवमेंट पता चल जाएगा कौन से स्टॉक आज इंडेक्स के अंदर स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ से टारगेट कर सकते हो पर्टिकुलर डे के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपांड करते हैं कि लाइक थोड़ा सा मैं अगर इसको लॉन्ग के अंदर ले जाता हूँ और मेरे को उसके ऊपर देखना है कि किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी हमें कब पता चलेगी, हम हिस्टोरिकल डेटा पे काम करेंगे, उसके बेस पे पता चलती है। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे डेली कंपेरेटिव चार्ट है और उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑल इंडेक्स का ग्रुप ले लिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडेक्स का ग्रुप ले लिया है और सेकंड मैंने यहाँ पे फर्स्ट में इंडेक्स ले लिया। तो ओवरऑल जो हमारा मेजर इंडेक्स है निफ्टी, उसके अंदर अगर हर एक इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो ही हमें पॉजिटिव अच्छा रहेगा, सेम नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के साथ कंपैरिजन करता हूँ लास्ट 1 ईयर का, तो मेरे को ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे पता चल रहा है लास्ट 1 ईयर में कौन से सेक्टर थे जो निफ्टी के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो मैंने लास्ट 10 सेक्टर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे 5 कर सकते हो, 5 सेक्टर के अकॉर्डिंगली जा सकते हो। तो 5 सेक्टर का भी आपको पता चल जाएगा, 2 सेक्टर ले सकते हो। तो जितना ज्यादा सेक्टर में आप एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे मैंने अभी अलग से ग्रुप बना दिया है तो उसके बेस पे डेटा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे निफ्टी है, सीपीएसई इंडेक्स है, मिड कैप है, फिर यहाँ पे निफ्टी 50 है, फिर अगेन प्राइवेट बैंक है और बैंक निफ्टी है। ये सारी मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 लिया है। अब यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ तो लास्ट 10 सेक्टर जो है वो मेरे को बताएगा। अब ये सेक्टर के साथ साथ मेरे को यहाँ पे परसेंटेज रेंज भी दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज का परफॉर्मेंस दिया है, तो वो परसेंटेज भी मेरे को यहाँ से पता चल रहा है। तो आप इजीली एक आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट 1 ईयर के डेटा के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर था जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस में मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो सीपीएसई का इंडेक्स है उसके अंदर हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिला है। सेकंड हाईएस्ट अगर देखने जाएंगे तो निफ्टी मिड लिक्विड 15 का जो ग्रुप है उसके अंदर मिला, वो सेक्टर के अंदर अच्छी मिली है। उसके बाद आप देखेंगे तो निफ्टी डिजिटल के अंदर मिला है। तो ऑलमोस्ट अपने को परसेंटेज यहाँ पे भी मिल रहा है
कि परसेंटेज के अकॉर्डिंगली भी एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से सेक्टर है जिसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में हाईएस्ट निकला हुआ है। ठीक है। इसके इसके साथ साथ आप ये चीज भी आपको पता चल जाएगी कि जो भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो करंटली निफ्टी के साथ उसका क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है। तो मेरे को सिंपल यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट वाइज देखने जाऊंगा, पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो 1 बाय 1 में हर एक सेक्टर के स्क्रिप्ट को चेक करने जाऊंगा, हर एक सेक्टर को निफ्टी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए ये कंपैरिजन मेरे को यहाँ पे रेशियो दिखा रहा है कि अगर मैं निफ्टी को और दोनों को कंपैरिजन में लाता हूँ तो प्लस माइनस कितने पॉइंट्स में वो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है। तो वो अलग अलग देखिए, दोनों का कंपैरिजन मेरे को दिखाया कि दोनों के कंपेयर में निफ्टी स्ट्रांग है या फिर वो सेक्टर स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा। देखिए मैंने हर एक सेक्टर को यहाँ पे मर्ज किया है और उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ। देखिए सेक्टर वाइज आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कौन सा सेक्टर निफ्टी की कंपेयर में अभी पॉजिटिव चल रहा है। ये लास्ट 1 ईयर से अपने को पता चल रहा है कि सम टाइम क्या रहता है कि निफ्टी फॉल ले रही है तो वो सेक्टर में सेम कंटिन्यूअसली फॉलिंग आ रहा है कि नहीं। जैसे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग से जो फॉलिंग निकला था वो कंटिन्यू फॉल नीचे की तरफ था, और अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिला है अपने को ऑलमोस्ट मार्च के अंदर, और अगेन उसने एक मूवमेंट करना स्टार्ट हो गई। तो मार्च के बाद की जो मूवमेंट हुई है वो मार्च के बाद की मूवमेंट कंटिन्यूअसली निफ्टी के अंदर काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है एज कम्पेयर टू निफ्टी एनर्जी। आप ये देख सकते हो क्यों निफ्टी ने 2 टाइम यहाँ पे डबल टॉप बनाया था। उस दरमियान निफ्टी एनर्जी थी वो कंटिन्यूसली हाई की तरफ जाई, बट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखे तो निफ्टी स्ट्रांग थी। उसके बाद अगेन अभी करंट सिचुएशन जो बनी हुई है, करंट सिचुएशन के अंदर दोनों परफॉर्मिंग है। मतलब निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है प्राइस के अंदर, वो सेम प्राइस परफॉर्मेंस अपने को निफ्टी एनर्जी में भी देखने को मिल रहा है। तो ये अपने को आइडिया लग जाता है कि निफ्टी का जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसके बेस पे ये अब सम टाइम क्या रहता है कि जैसे निफ्टी में करेक्शन आना स्टार्ट हो गया तो सेम आप ये चीज चेक कर सकते हो कि निफ्टी में करेक्शन आया है तो उसके साथ साथ कौन से सेक्टर है उसमें भी करेक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ओवरऑल वेटेड सेक्टर का लगेगा निफ्टी के अंदर। तो वो आप इजीली आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए मैं अलग अलग चेक कर रहा हूँ ना तो उससे मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे कि कौन सा है वो ऑलमोस्ट निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो मेरे को यहाँ से इजीली पता चल रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंगली भी पता चल रहा है, और प्राइस के अलावा भी यहाँ पे उसकी जो मूवमेंट हो रही है कि लाइक निफ्टी फॉल ले रही है यहाँ पे, तो उस टाइम पे सेकंड जो इंडेक्स है वो भी फॉल ले रही है कि नहीं, अगर सेम परफॉर्मेंस में चल रही है कि नहीं, प्राइस के अकॉर्डिंगली उसका परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, वो मेरे को यहाँ पे इजीली पता चल रहा है। देखिए मल्टीपल स्टॉक में अपने को देखने को मिलेगी। देखिए जैसे ये वाला आप देखेंगे ना निफ्टी मीडिया का, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करना क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल मिल रहा है। स्टार्टिंग में जो फॉल आना स्टार्ट हुआ था तो निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी मीडिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल था। ठीक है, ऑलमोस्ट सपोर्ट अपने को मार्च के अंदर मिल गया था। उसके बाद रिकवरी आई थी, तो फर्स्ट रिकवरी किसकी स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट रिकवरी मेरे को निफ्टी की स्टार्ट हुई। फर्स्ट रिकवरी निफ्टी की जैसे स्टार्ट हुई उस टाइम पे आप निफ्टी मीडिया का चार्ट देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही था। तो निफ्टी की रिकवरी जब हुई थी वो था मार्च, और यहाँ पे निफ्टी मीडिया की जो रिकवरी हुई थी वो ऑलमोस्ट मार्च के बाद अप्रैल मई और जून 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 जुलाई के अंदर उसका ट्रेंड अच्छा हुआ है, और जून जुलाई से वहां पे ट्रेंडिंग आना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपने कंपैरिजन इसको किया हुआ है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद कंपैरिजन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और उसने जो मूवमेंट दी है 2 मंथ के बाद, फिर यहाँ पे आप देखिए निफ्टी का जिस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, बट सेम टाइम में निफ्टी मीडिया थे वो कंटिन्यूसली हाई लगा रही थी। तो आप ये चीज समझिए कि जब भी निफ्टी परफॉर्म कर रही है वहां पे कोई ना कोई ऐसा सेक्टर रहता है जिसकी मूवमेंट अच्छी निकलती है। समटाइम क्या होता है कि एक ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का पॉजिटिव और कोई सेक्टर में नेगेटिव चल रहा है, या फिर निफ्टी नेगेटिव चल रहा है तो कोई एक सेक्टर है वो पॉजिटिव चल रहा है। हम जनरली ये चीज जानते हैं कि ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना है, बट वो कब नहीं जा सकते कि सेम ही सेक्टर की सेम ही स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हो तो वो ट्रेंड ऑपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि निफ्टी पूरा नेगेटिव चला तो उसमें निफ्टी 50 के जितने स्टॉक होंगे उसमें इफेक्ट आने वाली है। बट कोई ना कोई एक सेक्टर तो रहेगा जो निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए आएगा। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस नीचे जाएगा तो सारा मार्केट नीचे ही गिर जाएगा। तो वैसे टाइम के अंदर आपको ये चीज कंपलसरी करना चाहिए। इससे आपको क्या पता चला कि निफ्टी जब भी ये डाउनफॉल चल रहा था उस टाइम पे निफ्टी मीडिया है ना वो कंटिन्यूसली हाई लगा रहा था। आप ये चीज समझ सकते हो।
तो इससे अपने को पता चलेगा कि ये सेक्टर है जिसके अंदर अभी भी तेजी कंटिन्यू है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो वैसे टाइम में अपने को निफ्टी को तो रीड करना है, उसके साथ साथ अपना जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो निफ्टी मीडिया में हो जाएगा। और आप देखेंगे निफ्टी का जिस तरीके से हाई लगाया था ना, उसकी कंपेयर में निफ्टी मीडिया में काफी अच्छा हाई बना हुआ है, जो ऑलमोस्ट अभी निफ्टी का हाई है उसके इक्वल उस टाइम पे लग गया था। सितंबर की बात है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर सेम मूवमेंट हो रही है, ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है, कोई डाउनफॉल चल रहा है तो डाउनफॉल के अंदर भी कोई एक सेक्टर ऐसा है या दो सेक्टर ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये चीज स्टडी करनी है। मैंने आपको दो तीन चीजें बताई है, जिस इसके ये पूरा आप सेटअप फॉलो करोगे ना तो ये आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा। और आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपका रूटीन हो जाएगा, फिर आप इजीली इसको कर सकेंगे। अब डायरेक्ट हम सेटअप पे आते हैं। सेम जैसे मैंने आपको सेक्टर का बताया वैसे यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर है उसकी भी एक रेंज रहती है। वो रेंज के अकॉर्डिंगली हम जाते हैं अगर, तो हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर की मूवमेंट। जैसे मैंने फर्स्ट में बात की थी कि बिहेवियर्स, हर एक सेक्टर का बिहेवियर्स रहता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये सेक्टर की रेंज कितनी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी तो मार्केट में मल्टीपल है, बट वो पॉसिबिलिटी को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई एक चीज को अगर मेरे को बताना है तो मैं बता सकता हूँ कि ये इसकी पॉसिबिलिटी 100% है, इसकी 80% है, 90% है। बट मेरे पास लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट होगी, लिस्ट ऑफ सेक्टर होगा, तो मैं उसको पर्टिकुलरली रेंज में डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक सेक्टर की स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगी। तो वो स्ट्रेंथ उसके हिस्टोरिकल डेटा से ही मेरे को पता चलेगा। उससे मेरे को पता चले कि लास्ट में इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था तो अभी उसकी पॉसिबिलिटी इतनी हो गई। तो ये वो पूरी चीज जो थियोरिकल है उसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली लिया है। यहाँ पे पूरा स्टडी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एक रेंज बना दी है। आप इसको समझना कि पूरी रेंज के अंदर उसको प्लॉट कर दिया है। और जो मार्केट की गोल्डन एवरेज जिसको बोलते हैं 200, ठीक है, 200 का एक गोल्डन एवरेज जिसको बोला जाता है, और उसके बेस पे ऑलमोस्ट मार्केट का जो प्रिडिक्शन रहता है वो एक्यूरेट ही मिलता है। तो उसका मैंने यहाँ पे रेंज बना दिया, उसको कन्वर्ट किया रेंज में। इससे क्या पता चलेगा कि रेंज के अकॉर्डिंगली मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें देखिए, अभी डायरेक्ट हम सेक्टर के अंदर ही आते हैं, तो एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंगली अपने को पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे प्राइवेट बैंक है, ठीक है। प्राइवेट बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं तो लाइक ये फर्स्ट तो क्या बता रहा है, 10%। यहाँ पे जो एवरेज है उसका 10% राइज और 10% फॉल, ये पूरी रेंज है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ये पूरी मार्केट की रेंज है। ऑलमोस्ट जो स्टॉक है या फिर सेक्टर ले लीजिए, उसका परफॉर्मेंस 80% तक का रहता है 200 की एवरेज से। उससे भी ऊपर परफॉर्मेंस चल रहा है तो फिर वो उसको ऐसा बोल सकते कि अनकाउंटेबल मूवमेंट बोल सकते हैं या फिर अनडिफाइंड मूवमेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है समटाइम उसके करेक्शन मोड करे उसके लेवल से। जो हम प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल होता है टेक्निकली उससे काफी ऊपर उसका परफॉर्मेंस रहता है, तो उसमें एनालिसिस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अपने रेंज की बात करें, नॉर्मली स्टॉक सब रेंज में ही परफॉर्म करते हैं, तो वो रेंज 80% तक की रहती है, अपर साइड और लोअर साइड। सेम जैसे प्लस 80% तक की है, वैसे सेम माइनस भी 80% तक की नीचे रखी हुई है। 200 की एवरेज यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है, जो व्हाइट कलर में। तो अब पूरी रेंज क्या है कि लाइक मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखना है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हिस्टोरिकल डेटा पे देखूंगा इसका परफॉर्मेंस कितना हुआ है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 10%, एवरी 10% को तो वो इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और सम टाइम उसने यहाँ पे टच भी किया हुआ है। सेकंड क्या मिलेगा, 20%। 20% का रेशियो मेरे को यहाँ पे मिला था। वन वन टाइम यहाँ पे 2021 में उसने टच किया था, उसके बाद अभी तक उसने 20% का रेशियो ब्रेक नहीं किया है। और थर्ड है वो है 30%, जो मैक्सिमम है, जो अभी तक का परफॉर्मेंस उसका देखेंगे तो मैक्सिमम अपने को 30% की रेंज तक वो गया है। मतलब एवरेज से वो सिंगल मूवमेंट में गया है तो 30% तक की रेंज में बना है, ठीक है। तो मेरे को एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि इस ये सेक्टर का ओवरऑल रेशियो है वो 30% है। अब मेरे को करंट सिचुएशन देखना है कि करंट सिचुएशन के अंदर उसकी क्या मूवमेंट है। तो करंट उसने देखिए 10% का यहाँ पे टच बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट 10% से वो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे साइड वे हो रहा है। 10% पे लास्ट 4 डे से आप देखेंगे ना, तो सेम ही रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक आइडिया लग गया कि लास्ट में उसने 10% कब ब्रेक किया था। तो लाइक यहाँ पे ब्रेक किया था लास्ट अगस्त में,
उसके बाद यहाँ पे अगेन सितंबर के अंदर थोड़ा सा फॉल लगे वापस रिवर्स किया था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो सेम चीज यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर हो गई है। दो चीज यहाँ पे हो सकती है, अगर 10% का रेशियो वो फुलफिल कर लेगा तो मेरे को 20 की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से अगेन वो करेक्शन होगा और नीचे की तरफ आएगा। बट नीचे भी कितना आएगा, तो मेरे को रेंज यहाँ पे मिल गई है कि मैक्सिमम रेंज तक यहाँ तक आ सकता है, एवरेज का सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि ओवरऑल आप रेंज देखेंगे तो एवरी टाइम वो एवरेज के सपोर्ट पे ही चल रहा है। ये आप 100% ये चीज आपको सपोर्ट करेगी, 100% इसके अंदर आप देखेंगे ना तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि उसको पूरा रेंज में ही डिवाइड कर दिया है। किसी भी चीज की रेंज रहती है, वो रेंज के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो आप हर कोई भी सेक्टर में आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्टर ले रहा हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे 100 का ले लिया मैंने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी टाइम से वो 10% को टच कर रहा था और ये एवरेज के आसपास परफॉर्मेंस कर रहा था। अब उसकी मैक्सिमम रेंज पिछली कितनी थी, तो मैक्सिमम रेंज मेरे को पता चले कि यहाँ पे 20% तक की है। अब करंट सिनारियो इसमें क्या बना हुआ है देखिए, करंट के अंदर एक बार वो टच करके वापस वो 10% की रेंज में आ गया। वैसे तो मल्टीपल आपको मिल जाएंगे, देखिए 10% को ब्रेक करके उसके आसपास परफॉर्म कर रहा है। काफी स्टॉक में ऐसे देखने को मिलेगा जिसकी रेंज है ना वो हायर की तरफ, जैसे देखिए यहाँ पे 10, 20 और 30, इसका मैक्सिमम अपने को 30% तक की रेंज में मिला है। और 30% ऋण लेने के बाद भी उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास लिया है। एग्जैक्टली 20 को टच भी नहीं किया। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो पास्ट में उसका परफॉर्मेंस था उसकी कंपेयर में अभी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ऊपर की तरफ अपने को मिल रही है। देखिए मल्टीपल सेक्टर का आप इस तरीके से देख सकते हो। इसमें एक चीज और भी आपको कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो कि समटाइम क्या रहता है कि स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है, कोई एक सेक्टर में नेगेटिविटी आती है तो हम वो चीज देखते हैं कि ये नीचे कहाँ तक जाएगा। तो आप नीचे की रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक यहाँ पे 10% माइनस है, 20%, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है 80% है। अब कोई भी सेक्टर है 80% तो नेगेटिव नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हम पर्टिकुलर डे की अगर मूवमेंट देखते तो 2%, 5% या मैक्सिमम 10%। उसके बाद तो उसको भी अलाउ नहीं होता, फिर सेकेंड डे सर्किट लगती है, ये वो सब अलग अलग जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है वो देखने को मिलता है। बट कोई एक लेवल अपने को चाहिए, कोई एक रेंज चाहिए जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी है, एनर्जी के अंदर यहाँ पे एवरेज का ब्रेकआउट आया था, 10% माइनस हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये लेवल तो पता चल गया था एडवांस में ही। अब सेकंड लेवल मेरे को पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने 20% का भी रेंज बनाया हुआ है कि अब अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, वो 23,000 से नीचे आ रहा है तो नीचे कहाँ तक आएगा, तो 20,000 तक। तो मैंने लेवल लिख लिया है, तो मैं लेवल के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हूँ पहले। कभी भी कैसा होता है कि हम जो प्रिडिक्ट करते हैं, अगर वो प्रिडिक्टेड लेवल हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं तो हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं। अदरवाइज क्या रहता है, हमने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया या फिर प्रिडिक्ट किया बट लेवल नहीं पता है, तो हम ये जो रेंज आते हैं उसमें थोड़ा सा फियर बढ़ जाता है, इसमें अननेसेसरी ट्रेड हो जाते हैं। बट एटलीस्ट मेरे को रेंज के अकॉर्डिंग एक लेवल तो पता है कि मैक्सिमम नीचे का सपोर्ट है वो 20,500 तक का है, तो उसके आसपास अभी पॉसिबिलिटी है आने की। अगर उससे पहले वो रिवर्सल ले लेता है तो अपने लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम उसने 10% की रेंज को ब्रेक किया था, काफी टाइम तक यहाँ पे स्टे किया है और अगेन उस यहाँ से रिकवरी ले रहा है, इसका मतलब है अपना एसएल यहाँ पे इजीली मिल गया। अब इससे नीचे आएगा तो अपने पास नीचे के लेवल्स है ही, बट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अपना कितना पॉजिटिव, ये एग्जैक्टली आपको सेक्टर है ना बॉटम से आप मिल सकता है। और ये सेक्टर की जितने भी स्क्रिप्ट है आप सेम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये एनर्जी का आप सेक्टर देखिए 10% से जो रिकवरी हुई थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्च के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये करंट ईयर में मार्च से उसका यहाँ पे रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। और वो चीज कहाँ पे जाके स्टॉप हुई, अभी भी स्टिल उसने 10% की रेंज को ब्रेक किया है और 20% की रेंज को भी ब्रेक कर दिया है, अभी पॉसिबिलिटी 30% की हो गई। तो आप इजीली ये चीज समझ सकते हो कि एग्जैक्टली बॉटम से जो रिवर्सल हुआ है। इसलिए समटाइम हम नहीं बोलते कि जब मार्केट गिरता है तब उसमें हमें ये चीज खाली समझना है कि गिरते मार्केट में अपने को डरना नहीं है, उस मार्केट को अपने अपने को समझना है, क्योंकि जो गिरा है वो ऊपर तो जाने वाला ही है। तो नीचे के लेवल से आपको पिक करना है, वो एग्जैक्टली आपको ये स्क्रीन हेल्प करेगी। आप इजीली स्टॉक में भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो और सेक्टर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम उसके रेंज कितनी है। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, 20 या 30% की रेंज के अंदर से उसकी रिकवरी मिली है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफी मिलती है हमें, बट उसकी लेवल नहीं मिलता है। लेवल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी लेवल पे मिल सकता है। जैसे देखिए ऑटो सेक्टर की बात करते हैं हम,
ऑटो के अंदर लास्ट टाइम पे हमें मार्च में देखा था तो 10% का नीचे लोअर लगा था इंडेक्स के अंदर, और उसके बाद उसने जो रिकवरी ली है वो अगेन एवरेज के सपोर्ट के लिए आई, और करंटली आप देखेंगे 10% की रेंज उसने ऑलमोस्ट मई में ब्रेकआउट दे दिया था, और उसके बाद अभी 20% की रेंज फुलफिल करने को आ रहा है। तो अब इंडेक्स को यहाँ से अगर एनालाइज करो 13 या 14,000 की रेंज थी उस टाइम पे, और करंटली उसकी 17,000 चल रही है। तो सेक्टर से ही हमें पता चल गया कि ये सेक्टर यहाँ पे 10% की रेंज ब्रेक कर रहा है, और लास्ट लास्ट जो मूवमेंट हुई है उसके अंदर अपने को 30% तक की मूवमेंट दी है। तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि अपर लेवल फर्स्ट ये हो गया 20% और 30%। तो मैक्सिमम अभी भी ये बोल सकते हैं कि जैसे जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस चल रहा है 10% अब और ऑलमोस्ट 20% नियर आ गया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी 30%। तो आप फ्यूचर के टारगेट इस तरीके से असाइन कर सकते हो। फ्यूचर के टारगेट आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये लेवल तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे ना, जैसे निफ्टी की हम बात करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन होगा निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, तो निफ्टी के अंदर देखिए निफ्टी का परफॉर्मेंस है ना, वो लास्ट यहाँ पे आप देखेंगे कोविड के टाइम में जो मैक्सिमम नेगेटिविटी मिली थी वो 10, 20 और 30%, मतलब उस टाइम पे मार्केट का परफॉर्मेंस 30% तक नीचे गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 7,900 के आसपास का निफ्टी का लेवल था, और वहां से जो रिकवरी मिली है उसने फिर एवरेज का सपोर्ट लिया, उसके बाद फर्स्ट 10%, 20%। अब मैक्सिमम रेंज उसकी अपने को पता चलेगी 20% तक की मार्केट की रेंज है। तो ये आइडिया पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जून जुलाई से लेके अभी तक उसने 10% का जो रेशियो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। हम चार्ट पे देखते हैं कि डबल टॉप बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ से फायर हो जाएगा, यहाँ से नीचे करेक्शन होगा, वो सारी चीजें ओके, बट यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंगली आप देखिए रेंज में पूरा आपका व्यू चेंज हो जाएगा। रेंज से अपने को पता चला कि 10% की जो रेंज है वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, और अभी स्टिल वो 10% की रेंज पे ही स्टे हुआ है। तो अब इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। लास्ट जो टॉप बना था 10% में, वो ऑलमोस्ट जुलाई में बना हुआ था, वहां से देखिए आप 2-3 दिन तक स्टे हुआ था, अगेन वो नीचे आया था, बट नीचे आया तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे लेवल पे टच कर दिया, वैसा भी नहीं है। करेक्शन भी आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि जहां से निकला है वहां पे वापस आ जाएगा, वैसा भी नहीं है। एवरी टाइम यहाँ पे एवरेज भी जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है वैसे वैसे एवरेज भी परफॉर्मेंस करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को देखने को मिलता है। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे जैसे ही वो टच 10% का सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि समथिंग आर हियर, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो अपने को अपर रेंज मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ पाता है तो यहाँ से करेक्शन आएगा, वो आपको समझना है, क्योंकि लास्ट काफी टाइम से उसने 10% का रेशियो जो है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ से करेक्शन लेने की होती है। सेम बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 10% उसने इजीली ब्रेक किया हुआ है आगे, और 20% तक का हाई लगा हुआ है। बट अभी की सिचुएशन जो वो फर्स्ट मैं टारगेट इसको 10% में ले जाऊंगा, और सेकंड मेरे लिए 20%। अगर यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देती है 10% के ऊपर, तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 20% की रेंज काफी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप कोई सेक्टर को एनालाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रीन, तो आपको पता चलेगा कि उसका हिस्टोरिकल बिहेवियर्स क्या रहा था, कितने परसेंटेज की रेंज थी, कितनी मूवमेंट, उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी, उसके अकॉर्डिंगली अपने को पता चलेगा कि अभी ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को डेली के बेस पे करनी है, आप इसको लॉन्ग के लिए भी करिए। अगर कोई डिलीवरी के लिए जा रहा है तो भी वो इसको टारगेट एज ए टारगेट ले सकता है कि कोई सेक्टर का स्टॉक है या फिर पर्टिकुलर सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसके अंदर खाली वो चीज देखना है कि यहाँ से जब भी ब्रेकआउट मिलेगा कोई भी रेंज के अंदर, तो वो रेंज के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। तो वो जब भी डिलीवरी के टाइम पे कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट परफॉर्मेंस उसका क्या मिला है, या फिर कोई न्यू लिस्टेड स्टॉक है तो उसका भी अपने को पता चलेगा कि अभी करंटली किस रेंज में वो ओपन हुआ है, और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो इसके बेस पे आपको रिस्क रिवॉर्ड भी इजीली आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अपने को देखना है। ओवरऑल मैंने पूरा जो सेक्टर एनालिसिस था उसके उसके ऊपर आपको बताया था, हर एक सेक्टर का आप एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हो, और जो सेटअप है वो यही सेटअप के थ्रू जाना है। यहाँ पे कोई
एंट्री एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि आप एग्जिस्टिंग सेटअप में जो आप एंट्री एग्जिट बनाते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है काम। बट इससे पता चलेगा कि रेंज कितनी है, पर्टिकुलरली स्टॉक की, पर्टिकुलरली सेक्टर की रेंज कितनी है। रेंज अगर आपको पता रहेगा ना, तो उसके टारगेट और एसएल आप इजीली डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो वेबिनार था वो यहाँ तक था, पूरा सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। और ये जो स्क्रीन है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। इसमें कोई भी टेक्निकल क्वेरी या स्कैनर का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसको एनालाइज करने के लिए आप अपने फ्री टाइम में भी ये चीज को अप्लाई करेंगे ना, तो इजीली आपको आइडिया लगेगा कि कौन से सेक्टर में क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेज वेबिनार।